Rahulji. Welcome to Love अरे Heals भाई। Cancer and Sinonco.io. This is a cancer healing journey talk जहाँ पे हम speakers को invite करते हैं who are maybe cancer patients, survivors और caregivers and वो अपनी journey के through बाकी लोगों को inspire करते हैं। तो बाकी cancer patients जब आपकी journey को सुनते हैं तो उन्हें motivation और inspiration मिलता है अपनी journey से लड़ने के लिए। So thank you so much for giving out your time for this. It is an honor to have you with us. So सबसे पहले राहुल जी आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। मैम एक्चुअली मैं हमेशा से फिटनेस फ्रीक रहा हूँ और आई वाज इनटू मॉडलिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट और आई हैव डन माय एमबीए फ्रॉम एमआईटी नोएडा और अभी मेरा खुद का बिजनेस है रियल एस्टेट का एंड वेल्थ मैनेजमेंट का। एक्चुअल में कैंसर से मेरा पुराना इसलिए है क्योंकि मेरी मदर को भी कैंसर था। 2012 में मेरी मदर एक्सपायर हुई थी कैंसर से और मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा उस तरह का था जो थोड़ा पार्टीज एंड और इस तरह का। तो 2014 में मेरे को एक माउथ अल्सर हुआ था यहाँ पे बकल म्यूकोसा पे। तो उसका मैंने 1 महीने तक वो हील नहीं हुआ तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। मैंने एक अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर को दिखाया लेकिन उन्होंने मेरे को बोला ये कुछ भी नहीं है, ये मतलब ऐसे मल्टीविटामिन देते रहे वो मेरे को फॉर 1 ईयर, 1 साल तक उन्होंने सिर्फ मेरे को मल्टीविटामिन दिया और वो बढ़ता गया। तो पहले वो बहुत छोटा सा था, उसके बाद वो बढ़ गया। उसके बाद फिर मैंने किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने फिर उसकी बायोप्सी की तो देन 2015 के अंदर वो डायग्नोस हुआ है माउथ कार्सिनोमा, स्क्वामा सेल कार्सिनोमा जो बक्कल म्यूकोसा पे था। और उसके बाद मैंने अपना ट्रीटमेंट मुंबई से करवाया था, डॉक्टर सुल्तान प्रधान से मैंने इसकी सर्जरी करवाई थी। तो मेरा 12 आवर्स का ऑपरेशन था इसका, 12 आवर्स की मेरी सर्जरी थी। और डॉक्टर मतलब सुल्तान प्रधान के लिए मैं कहना चाहूंगा, मतलब ये कोई उनका कोई वो मैं उनको कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मतलब इज गुड, इज वेरी गुड। मतलब ऐसे डॉक्टर मैंने बहुत कम देखे हैं जो आपके साथ इमोशनली अटैच होते हैं। उनको बहुत कंसर्न था क्योंकि आई हैव वेरी गुड फिजिक एंड एक्चुअली मैं 2001 में ग्रेसिम मिस्टर इंडिया के अंदर टॉप 3 के अंदर रहा हूँ। और मैंने काफी इस तरह की वो की एक्टिविटीज, मॉडलिंग भी की है। और तो उनको बहुत कंसर्न था कि यंग एज है और इसका फेस नहीं खराब होना चाहिए। तो उन्होंने एक प्लास्टिक सर्जन की टीम मेरे साथ रखी पूरी उसके लिए, और 12 घंटे का जो ऑपरेशन था उसमें से 10 घंटा कम से कम रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी सर्जरी के बाद 10 दिन के बाद मैं एकदम हेल्दी था। मेरे को पता भी नहीं चला कि ये कैंसर था और ये निकल गया, क्योंकि वो ऑपरेशन इतना अच्छा हुआ था कि उन्होंने मेरे को ना तो रेडिएशन के लिए मना कर दिया और कीमो भी नहीं दी। तो मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो उस टाइम मैं एकदम एकदम हेल्दी हो गया। बट 8 मंथ बाद मेरे को रीअकरेंस हुआ। 8 मंथ बाद जब रीअकरेंस हुआ तो मैं वापस मुंबई गया। जयपुर में मैं बेस्ड हूँ, जयपुर में रहता हूँ मैं वापस मुंबई गया तो उन्होंने उसकी बायोप्सी की तो अगेन मतलब रीअकरेंस आया वो उसके अंदर। बट वो इतना छोटा और वो था कि वो उसको ऑपरेट नहीं कर सकते थे। तो फिर मेरे को उन्होंने बोला कि आप इसके लिए रेडिएशन तो लेना ही पड़ेगा। और तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एक्चुअली में मुझे वहां से पता चला कि ये कितनी डेंजरस चीज है। ये जो ट्रीटमेंट जो हम लोगों को दिया जाता है एक्चुअली ट्रीटमेंट नहीं होता वो। मतलब मैं डॉक्टर्स की कोई वो नहीं करूंगा, लेकिन डॉक्टर्स का कोई इमोशनल कोई कनेक्शन नहीं होता कैंसर पेशेंट्स के साथ। उनको बहुत वैसे ट्रीट करते हैं। तो ठीक है, आज हम कैपेबल हैं, हम लोग बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट ले सकते हैं, हम पढ़े लिखे हैं तो हम डिस्कशन भी कर सकते हैं डॉक्टर के साथ। नहीं तो डॉक्टर आपको कुछ भी नहीं बताता कि वो आपको क्या ट्रीटमेंट दे रहा है। जैसे आज मैं हूँ, मैं उसको अफोर्ड कर सकता था, किसी भी ट्रीटमेंट को मैं अफोर्ड कर सकता था, चाहे मेरे को आउट ऑफ कंट्री जाके करना पड़ता। लेकिन डॉक्टर ने मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि रेडिएशन के क्या साइड इफेक्ट्स होंगे और इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्या वो होगा। और आप मतलब आज तक आई एम नॉट 100% नॉर्मल। आज भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं कि आपको ड्राई माउथ रहता है, अंदर आपके जो पूरा मुंह है वो माउथ है जो वो बहुत अजीब सा रहता है, आपको टेस्ट भी प्रॉपर नहीं आता और वो नहीं आता। और डॉक्टर्स को इससे कोई मतलब नहीं।
इस चीज से उनको कोई आपसे कोई इस चीज की हमदर्दी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं बचा लिया ना बस बहुत है। एक्चुअल में वो बचाया नहीं है, उन्होंने तो पॉइजन दिया था। वो पॉइजन से मैं सरवाइव कर गया, मेरी बॉडी सरवाइव कर गई। मतलब अभी ट्रीटमेंट, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब हमें अलग से कुछ इसका सोचना चाहिए, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट नहीं है कि आपने पॉइजन दे दिया, बच गए तो बच गए, आप नहीं बचे तो बचे। आपके अंदर से ऑर्गन सारे डैमेज हो जाते हैं। अभी मेरे को डायबिटीज भी हो गई है, मेरा पेनक्रियास डैमेज हो गया कीमोथेरेपी से। आज भी, तब पहले भी मैं 3 घंटा एक्सरसाइज करता था जिम के अंदर, आज भी मैं करता हूँ 3 घंटा एक्सरसाइज, लेकिन मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो नहीं रही जो थी पहले। और इसके लिए रेडिएशन और कीमोथेरेपी इस चीज के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मतलब दिस इज नॉट ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये तो पॉइजन है। पॉइजन के अंदर आप बच गए तो बच गए, नहीं बचे तो नहीं बचे। इसके लिए मैंने बहुत, मतलब मैं उस पर डिपेंड नहीं हूँ। आज मेरे को 5 साल हो गए हैं इस जर्नी को करते हुए, 5 से 6 साल हो गए हैं। मैं सिर्फ उसके बाद अपना ट्रीटमेंट के बाद सिर्फ एक बार हॉस्पिटल गया हूँ अपने चेकअप कराने के। उसके बाद मैंने 5 साल से कोई चेकअप नहीं करवाया, क्योंकि वहां जाने के बाद मेरे को पता चलता है कि मेरे को ये डिजीज हुई थी। वहाँ ऐसा एटमॉस्फेयर होता है हॉस्पिटल में, ऐसा माहौल होता है, पेशेंट्स होते हैं जिनके कोई ध्यान नहीं देता उनकी तरफ। और जो थोड़े से वो है, पुअर हैं, थोड़े से गरीब हैं, उनके साथ तो बहुत बुरा व्यवहार करते हैं डॉक्टर्स। उनका सिर्फ एक ही है ये, मतलब आप आपका रिकॉर्डेड सेशन है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये एक फार्मास्यूटिकल गिमिक है और कुछ भी नहीं। ये दिस इज नॉट ट्रीटमेंट। कीमोथेरेपी पॉइजन होता है, रेडिएशन पॉइजन होता है। आज जापान के अंदर आज भी लोग लोग जो है वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए उससे। हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ था उससे, आज भी उस रेडिएशन से लोग, आज भी कैंसर होता है वहाँ पे हर दूसरे आदमी को। और आज भी वहाँ पे आपका लोग हैंडीकैप पैदा होते हैं। तो ये ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? ये तो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इससे तो आप मत दो। देखिए, आज मदर नेचर में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैंने भी एक्सप्लोर की हैं। और मैं भी एडवाइस करता हूँ लोगों को कि इतनी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, मदर नेचर में, जो आपको हील कर सकती है। पर उसके लिए आपने थोड़ा सा, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। हम लोग क्या सबसे लास्ट में उस ऑल्टरनेटिव पे जाते हैं, तब तक बीमारी स्प्रेड हो चुकी होती है। तो नॉर्मली आप किसी भी आप डिजीज की लास्ट स्टेज जो होती है उसके अंदर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आज अगर आप एलोपैथी की बात करोगे तो एलोपैथिक में किस चीज का ट्रीटमेंट है? किसी चीज का ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आज आपको कोल्ड कफ हुआ है तो उसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, उसका कोई क्योर थोड़ी होता है। वो तो अपने आप बॉडी हील करती है अपने आप। तो इसके लिए मैं, मतलब और भी लोग देखेंगे उसको, उनको मैं करना चाहूंगा कि योग, प्राणायाम प्राणायाम, योगासन, रनिंग, और आपके वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग जो करना चाहता है वो। इसके अलावा कोई इसका इलाज नहीं। और वेजिटेबल, उसके ऊपर आपको नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेजिटेरियन तो एकदम वो भी नहीं करना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जिसके अंदर किसी की दर्द हो, किसी का वो आपको हील कैसे कर सकता है? वो फूड हील नहीं कर सकता। तो आज मैं हूँ, आज मैंने पूरी तरह से, मैं वेजिटेरियन ही था हमेशा से। और मैंने कभी भी नॉन वेजिटेरियन नहीं रहा हूँ मैं। हाँ, मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा पार्टियोलिक टाइप था, तो उसकी वजह से मेरे को ये हुआ। क्योंकि आई यूज टू स्मोक, ड्रिंक और सब कुछ जो भी है क्योंकि मेरा कुछ बिजनेस भी ऐसा है और इसके अंदर, लेकिन अब इतना 5-6 साल हो गए मैंने इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाया। तो हुआ मेरे को, मेरी गलती से है, ये मेरे को पता है अच्छे से। लेकिन इसका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आज कोविड के लिए लोग इतना कर रहे हैं, वैक्सीन 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 वैक्सीन, इसके ऊपर कोई काम नहीं करता। कैंसर कितनी डोनेशन देते हैं लोग, लोग करते ही नहीं इसके ऊपर काम। क्योंकि ये एक उनके लिए वो है, पैसा कमाने का तरीका है। क्योंकि ये वही समझ सकता है जिसके ऊपर गुजरी है। कोई नहीं समझ सकता उसको, उससे वही समझ सकता है जिसके ऊपर, मतलब इवन आपके जो एकदम पेरेंट्स और रिलेटिव, वो उनको बहुत दुख होता है, उनको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो जो दर्द है ना, वो वही जान सकता है।
और दर्द एक्चुअल में कैंसलेशन स्टार्ट को होता है समझ जब, सकते हैं। हाँ, दर्द स्टार्ट होता है जब ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। उससे पहले कोई पेन नहीं होता, पता भी नहीं चलता। मेरे को ऑपरेशन के बाद पता भी नहीं चला था कि मेरे कैंसर था। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, तो बहुत छोटी सी चीज थी। लेकिन जब मेरे को ये थेरेपीज लगी, रेडिएशन और ये कीमो और ये लगी, उसके बाद मेरे को पता चला, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे कि अगर आपको एक ड्रॉप पानी भी पीना होता था ना, तो उसके लिए ऐसा लगता था जैसे अंदर में कांटे चुभ रहे हैं, कोई अंदर गले में आपके वो चुभा रहा है। मेरे कम से कम 1 साल तक राइस यहाँ पे ट्यूब लगी रही थी, जिससे मेरे को लिक्विड दिया जाता था। मेरे मुंह के अंदर इतने माउथ अल्सर थे, इतना सेंसिटिव हो गया था मुंह अंदर से माउथ जो है मेरा, कि मैं कुछ भी खा नहीं सकता था। इवन दलिया खिचड़ी ये भी मेरे को ग्राइंड करके मिलता था, और उसको मेरे को एक सांस में पीता था क्योंकि बहुत दर्द होता था। और ये हुआ सब रेडिएशन की वजह से। तो इसका मैं सबको ये कहूंगा, मैंने इसीलिए आपने भी मेरे को देखा होगा, मैंने बहुत से ग्रुप ज्वाइन किए हुए, और वो इसीलिए किए हैं कि मैं लोगों से के साथ ये बोलूं कि इसका ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ढूंढो ढूंढो। ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये लिटरली आपको हेल्थ, ये हेल्थ है, दिस इज हेल्थ। ये ट्रीटमेंट, इस ट्रीटमेंट के साथ आदमी नहीं रह सकता। इससे तो आप मत कराओ ये ट्रीटमेंट। जी। सो क्योंकि हमारा माउथ जो है वो सबसे सेंसिटिव रीजन होता है। आपका सब कुछ स्टार्ट ही यहीं से होता है। अगर आपको हील करना है अपने आप को, तो आपको डाइट की बहुत जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत होती है। और ये चीज ये बंद कर देता है आपको रेडिएशन से के बाद। तो आप न्यूट्रिशन, मतलब आज मैं हूँ तो मैं आज नॉर्मली सिर्फ अपना डाइट लेने के लिए खाना खाता हूँ। मतलब मेरे को वो जो इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि अब पहले से बेटर है, पहले से काफी बेटर हो गया, 5-6 साल हो गए। लेकिन अभी जैसे इसके साइड इफेक्ट्स हैं, आपको माउथ ओपनिंग आपकी लिमिटेड हो जाती है। माउथ ओपनिंग लिमिटेड होती है तो आपको ड्राई माउथ रहता है, आपका मुंह सूखता है, क्योंकि आपके सलाइवरी ग्लैंड डैमेज हो जाते हैं इससे। और सलाइवरी ग्लैंड डैमेज होने से आपको अंदर आपके सलाइवेशन नहीं होता। सलाइवेशन नहीं होता तो आपको खाना खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब बाहर जाके तो मैं खाता ही नहीं हूँ। मैं किसी पार्टी में या उसके अंदर जाता हूँ तो मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं घर आके खाना खाता हूँ। घर आके मैं सब कुछ खा सकता हूँ, लेकिन बाहर क्योंकि मेरे को बहुत ऑकवर्ड फील होता है, क्योंकि आपकी माउथ ओपनिंग लिमिटेड है, उसको कैसे एम्बेरसिंग सा फील होता है बहुत ज्यादा। तो इसलिए अवॉइड करते हैं कि जाना ही नहीं पड़े किसी पार्टी में। पहले जितनी पार्टीज करते थे अभी तो उसकी 1% भी नहीं करते। तो इसका आप भी स्प्रेड कीजिए इसको, इसका ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होना चाहिए। दिस इज नॉट ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका है और कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल। सो आज जैसा आपने शेयर किया कि आपने पहले एक सर्जरी कराई थी, जिसमें आपका जो ट्यूमर था या जो अल्सर क्रिएट हुआ था वो रिमूव किया गया। सो उस सर्जरी के बाद आपका कैसा एक्सपीरियंस था? उसके कोई साइड इफेक्ट्स हुए थे? नहीं मैम, एक्चुअल में क्या है कि मेरा बोन इफेक्टेड नहीं था, मेरे बोन के ऊपर इफेक्ट नहीं था। इसलिए मेरी सर्जरी जो थी, जो बकल म्यूकोसा होता है हमारे यहाँ पे, उसके ऊपर मेरा अल्सर था, उसको रिमूव किया था। तो क्या करते हैं वो, सिर्फ आपको वो रिमूव करके फिर फ्लैप लगाते हैं। जैसे आपको ये मेरा इधर यहाँ से मेरी स्किन ली थी, और आपको दिख अच्छा। रहा होगा, जी जी। यहाँ से मेरी स्किन लेके अंदर लगाई थी मैंने माउथ के अंदर। तो हाँ, शुरू के 2-3 दिन मैं बहुत परेशान रहा था, क्योंकि इसमें ब्लड बहुत ज्यादा लॉस होता है आपका। लेकिन आफ्टर 10 और 15 days आई वॉज ओके, कम्प्लीटली ओके, कम्प्लीटली हेल्दी। और नॉर्मल खाना खा रहा था मैं अपना, जो मैं पहले खाता था वही खा रहा था, कोई चेंज नहीं आया था उसके अंदर। मेरी माउथ ओपनिंग पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था उसका। और मैं आराम से अपना जो नॉर्मल रूटीन था पहले, वही रूटीन को मैं फॉलो कर रहा था, और विद इन अ मंथ में जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहा था। तो उससे तो उस टाइम तो मेरे को ये लगा था, मैं कह रही तो बहुत, मतलब पता भी नहीं चला। और आज मेरे को समझ में आता है कि डॉक्टर सुल्तान प्रधान ने मेरे को रेडिएशन और कीमो के लिए क्यों नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि वो इसके बिना अगर ठीक होता है तो गुड, मेरी लाइफ वैसी ही चलती रहेगी, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कोई हैम्पर नहीं होगी। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा था उससे, मतलब उसके बाद मैं और ज्यादा हेल्दी हो गया, क्योंकि मेरी जितनी बैड हैबिट्स थी वो सब बंद हो गई थी।
वो सारी बैड हैबिट्स खत्म हो गई थी, तो उससे एकदम मतलब बॉडी भी और फेस भी और सब कुछ अच्छा हो गया था, और कोई ये देख के नहीं बोल सकता था कि मेरी सर्जरी हुई है। और लेकिन रेडिएशन के बाद ये वाला पोर्शन आप देखोगे तो ये ब्लैक भी हो गया, और पूरा मतलब निशान दिखते हैं, आप अब मार्क्स दिखते हैं इसके उसके, ये पहले नहीं दिखते थे बिल्कुल, सर्जरी के बाद नहीं दिखते थे, ये सब रेडिएशन के बाद स्टार्ट। तो बाद में जब आपका रिलैप्स हुआ था कैंसर, जब आपको पता चला कि फिर से हो गया है, सो उसके बाद आपको कितने साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी और रेडिएशन सजेस्ट किए थे डॉक्टर ने? मैम मेरे को 31 राउंड ऑफ रेडिएशन लगा था, और 3 कीमो लगी थी मेरे को। हम्म, 6 कीमो लगनी थी, बट 3 कीमो ही लगी थी, क्योंकि मेरे को साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा उसके जो रेडिएशन के साइड इफेक्ट थे वो बहुत ज्यादा बुरे आए थे, तो मैं उसको टॉलरेट नहीं कर पाया, तो मेरे को 3 कीमो ही लगी थी। हम्म। तो उससे आपकी तबीयत में और जो कैंसर था वो स्प्रेड होना स्टॉप हुआ था? मेरा लोकलाइज्ड ही था, एक्चुअल में कैंसर स्टार्टिंग से लोकलाइज्ड था। उन्होंने मेरे को जो रेडिएशन दिया था उससे पहले मेरी छोटी सी सर्जरी हुई थी, डॉक्टर सुल्तान प्रधान ने की थी, 15 से 20 मिनट की सर्जरी थी, जो ट्यूमर था उसको निकाला था उन्होंने, जो छोटा था। उसके बाद वो स्प्रेड ना हो इसलिए उन्होंने मेरे को रेडिएशन और कीमो के लिए बोला था। तब मेरे को पता नहीं था इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, और डॉक्टर ने मेरे को बताया भी नहीं था। मैंने काफी पूछा था उनसे, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है आप तो। और जयपुर में मैंने इसलिए करवाया, नहीं तो मैं मुंबई में ही करवाता रेडिएशन और कीमोथेरेपी डॉक्टर सुल्तान बदान से। जयपुर में मैंने इसलिए कहा कि मेरे को वहाँ पे जयपुर में बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपना काम करते रहोगे, बस ये 30-31 राउंड लगने हैं। तो मैंने वो उसको, लेकिन रेडिएशन के 3rd डे से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी, और मेरा वेट कम से कम 20 kg मेरा वेट रिड्यूस हो गया। मेरा 90 kg वेट था और 65 हो गया, क्योंकि मतलब मॉर्निंग मैं रात भर सो नहीं पाता था, और मेरा स्ट्रगल चालू रहता था पूरे दिन, मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। और मतलब बहुत ये थेरेपीज, कीमो, रेडिएशन, ये बहुत बहुत ज्यादा परेशान करता है, स्पेशली इन माउथ कैंसर, क्योंकि माउथ कैंसर के अंदर क्या है, ये जगह बहुत सेंसिटिव होती है, आपकी डाइट यहीं से जाती है। और रेडिएशन तो आपको भी पता है कि पूरी तरह से डैमेज कर देता है अंदर से। उसको रिकवर करने के लिए आज भी मैं लगा हुआ हूँ कि मेरे को रिकवरी करनी है, रिकवरी करनी है। उसके लिए मैं आज भी एक्सरसाइज करता हूँ, आज भी प्राणायाम करता हूँ, योगा करता हूँ, उससे बहुत फर्क पड़ता है। प्राणायाम योगा से बहुत फर्क पड़ता है। मतलब लोगों को इसके अलावा आयुर्वेद पे और होम्योपैथिक पे भी ज्यादा फोकस करना चाहिए। इस इंडस्ट्री में भी और रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि कैंसर पहले भी था, आज से 1000 साल पहले भी था, 2000 साल पहले भी था, पर वो पता नहीं चलता था, अभी वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता था। लेकिन आज ठीक है, आज आप उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते, होम्योपैथिक और उसके ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर, क्योंकि उसके अच्छे जानकार का होना बहुत जरूरी है। वो ढूंढना एक टीडियस जॉब है, इसमें और रिसर्च होनी चाहिए, और ट्रीटमेंट पे और ज्यादा उसको मॉडिफिकेशन होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि ये एक डिजीज नहीं है, दिस इज नॉट ए डिजीज, ये कंडीशन है बॉडी की। यहाँ पे सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो नॉर्मली रुक जाने चाहिए जहाँ पे, वो नहीं हो रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कंडीशन है बॉडी की। अगर हम बॉडी के अंदर का कोई भी, जैसे नॉर्मली मैंने बहुत स्टडी किया है इस चीज को, लाइक पीएच लेवल भी होता है, और तो अगर हम उसके ऊपर काम करें तो हम लोग इसको नॉर्मल तरीके से भी इसको को कर सकते हैं। ऐसे मेडिकेशन तो जो सिर्फ ट्यूमर के ऊपर जाके ही टारगेट करें, और तो फिर ये बीमारी कुछ भी नहीं रहेगी, नॉर्मल बीमारी की तरह ही हो जाएगी। एक्चुअली अभी ट्रीटमेंट ही बहुत इसका हुआ है कि ट्रीटमेंट के बाद आदमी अगर 5 साल जी सकता है बिना ट्रीटमेंट के, तो ट्रीटमेंट के बाद शायद साल 2 साल निकालने में मुश्किल होता है। तो मेरे जैसे बहुत कम लकी लोग होते हैं जो इसके बाद सर्वाइव करते हैं। पर कहना कैंसर सर्वाइवर, बोलना बहुत आसान वर्ड है कैंसर सर्वाइवर, पर कैंसर सर्वाइवर की लाइफ क्या होती है वो उसको जानना बहुत जरूरी है। आज मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ तो मैं बच गया, ऐसा लगता है लोगों को कि सब बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, पर ऐसा नहीं होता।
आपकी लाइफ 360 डिग्री पे चेंज हो जाती है पूरी तरह से। आज मैं अपने वर्क के ऊपर फ्रंट फ्रंट फुट पे रहता था, एकदम फ्रंट पे काम करता था। आज मैं थोड़ा सा कम हो गया मेरा, मतलब वो जो मेरी जो एनर्जी थी, जो मेरा जो वो लेवल था, वो आज उसमें और इसमें रात दिन का फर्क। क्योंकि आपके माइंड में से ये निकालना कि यार, क्योंकि वो ट्रीटमेंट इतना बुरा एक्सपीरियंस है कि ये ऐसा लगता है कि यार अगर कभी फिर से हो गया तो अपने तो वो ट्रीटमेंट तो नहीं ले पाएंगे। तो वो एक चीज है कि अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आपको लगता है कि यार ये कहीं वो तो नहीं है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है आपके माउथ के अंदर कुछ भी होती है तो आपको एक डर लगता है कि वो तो नहीं है। और ये डर सिर्फ उस ट्रीटमेंट का है, बीमारी का डर नहीं है, ट्रीटमेंट का डर। क्योंकि ये ट्रीटमेंट आदमी एक बार तो ले सकता है, लेकिन दूसरी बार तो लेना इज नॉट पॉसिबल। तो बॉडी को इतना डैमेज कर देता है कि वो बॉडी रिकवर ही नहीं कर पाती इससे। जैसे कि आपने बताया कि आपने जब ट्रीटमेंट कराया तो आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे थे जिससे डील करना डिफिकल्ट हो रहा था, बट आपने कुछ ऐसी चीजें की होंगी उन साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने के लिए और अपने आप को हेल्प करने के लिए, उससे डील करने के लिए। सो आप उनमें से कुछ हमसे शेयर कर सकते हैं? मैम उससे डील तो मैं नहीं कर पाया था, मैं आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ आयुर्वेद ट्रीटमेंट लिया था जिससे मेरे जो परमानेंट अल्सर टाइप्स हो गए थे वो हील हो गए थे। उनको हील होने में 1.5 से 2 साल लगा था। पहले मैं एलोपैथिक ही ट्राई करता रहा तो वो मेरे हील नहीं हुआ उससे। फिर मैंने आयुर्वेद ट्राई किया, एक कोई अच्छे जानकार है उनसे आयुर्वेदिक ट्राई किया मैंने, तो मेरे 3 से 4 दिन में वो अल्सर हील हो गए। तो 1.5 2 साल तो मैं उसी कंडीशन में था, बहुत डिप्रेशन में भी था। क्योंकि डिप्रेशन आप एकदम से आप कहाँ पे क्या लाइफ जीरो और एकदम से आप कहाँ पे आ जाते हो। तो वो चीज है, क्योंकि आपको जानते ही सब आपकी पर्सनालिटी आपकी वाइब्रेंट उसके लिए, और फिर आपको एकदम से बैकफुट पे आना पड़ता है, तो वो क्या उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। यार ये क्या हो गया। कल तक तो लोग मेरी ही बात करते थे, आज आज लोग मेरे को भूल गए। मतलब एक बहुत आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि आप पहले की तरह आ सकते हो, टाइम लगता है उसके अंदर, लेकिन उसके लिए आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसके लिए साइड इफेक्ट इसके जो है वो तो आते ही है सबको। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको कम आते हैं साइड इफेक्ट। और अगर ये वाला रीजन है, माउथ वाला रीजन है, तो आपको साइड इफेक्ट आते ही हैं, उनको आपको टॉलरेट करना ही पड़ेगा। वो 2 3 साल तक आपको परेशान करते ही हैं, 5 साल तक भी कर सकते हैं। तो जी। मतलब आपका पहले की तरह आपका वो जो माउथ एक नॉर्मल लगता है, जैसे आपको लग रहा होगा अभी एकदम नॉर्मल, आपको ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा होगा। मेरे को इसके बाद पता चला कि सलाइवा कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब सलाइवा जिस पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, वो चीज का पता चला कि यार कितना इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मैं आज 5 साल हो गए मेरे को, मैं कोई मिर्च नहीं खा सकता। मतलब मिर्च मेरे खाने में मिर्च नहीं होती, क्योंकि मैं नहीं खा सकता मिर्च। तो इसलिए 8 5 6 साल हो गए, लेकिन मैं फिर भी उसको आज मतलब एक उसको एक वो भी लग जाए, ड्रॉप भी लग जाए तो ऐसा लगता है जैसे अभी चक्कर आ जाए, इतनी तेज लगती है वो मिर्च। तो मिर्च नहीं खाता मैं अभी। चलो मिर्च इज नॉट बिग इशू, कोई इतना कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत लोग हैं फीका खाना खाते हैं तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इसका साइड इफेक्ट तो आपको आएगा, और वो अपने टाइम से ही जाएगा। ऐसा उसकी कोई मेडिसिन नहीं है, कोई मेडिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तो आएगा ही। कोई मेडिकेशन नहीं है उसका। आपको सप्लीमेंट दे देंगे वो सपोर्ट के लिए, बट कुछ नहीं होता उनसे। ये सब अपने आप ही होता है जो, वो डिपेंड करता है आपकी विल पावर के ऊपर। कितने आपकी विल पावर स्ट्रांग है उसी पे डिपेंड करता है। बाकी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसके साइड इफेक्ट्स का कोई ट्रीटमेंट। जी। तो मैं उन लकी लोगों में से हूँ जिनके सलाइवरी ग्लैंड पूरी तरह से डैमेज नहीं हुए, जिनके, क्योंकि मैंने उस टाइम की बेस्ट थेरेपी ली थी
और IMRT बोलते हैं उसको, IMRT टेक्निक से ली थी। उस टाइम की बेस्ट थी वो 2015 में, और अभी तो और भी अच्छी अच्छी आ गई है। तो मेरे कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स बच गए, जिसकी वजह से, हालांकि अब अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे मुंह में च्युइंगम है, तो इससे मेरे को सलाइवेशन होता रहता है। मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, खाना खाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं एकदम ड्राई फूड नहीं खा सकता। मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए उसके साथ। और टेस्ट पहले से इम्प्रूव है, लेकिन उतना नहीं है जितना पहले नॉर्मल था। कुछ चीज़ों का टेस्ट तो परमानेंटली जा चुका है। तो ये तो साइड इफेक्ट्स हैं, ये तो आएंगे, इसको तो आपको अपनी विल पावर से मैनेज करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे बॉडी अडॉप्ट कर लेती है, फिर बॉडी वैसी बन जाती है, आपके टेस्ट बर्ड्स वैसे हो जाते हैं। तो मैं ठीक हूँ, काफी ठीक हूँ। उनको साइड इफेक्ट को मैंने काफी इम्प्रूवमेंट किया है। पर वो इम्प्रूवमेंट मैंने किया है, आपको अपनी, एक तो स्टेमिना, जो सारा गेम स्टेमिना का है। आपको योगासन, प्राणायाम, रनिंग ये तो करना ही चाहिए। इससे आप, आपके बॉडी में स्ट्रेंथ आती है, और इससे आपको, क्योंकि आपका पूरी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से होता है। सारा खेल ब्लड सर्कुलेशन का है। आज मेरे अगर ग्लैंड डैमेज है, अगर मैं वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन तेज होने लग जाए मेरे, तो वो शायद रीजनरेट हो जाए वापस। डॉक्टर साहब कहोगे तो डॉक्टर आपको एक ही जवाब देगा कि ये तो परमानेंट ऐसे ही रहेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। मेरे को मेरे डॉक्टर ने बोला था, जब मैंने उसको बोला था कि सर मेरे ड्राई माउथ रहता है, मैं क्या करूँ, तो उसने कहा ये तो वैसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। मतलब उनको इतना भी नहीं होता कि वो आपको, मतलब एक वो होता है ना कि हाँ टाइम के साथ, आज मैं किसी को एडवाइस कर रहा हूँ कि नहीं यार ये तो ऐसे ही रहेगा, तो डिप्रेशन में आ जाएगा। जैसे मैं रहा था 6 महीना, मैं, हो सकता है मैं सुसाइड टेंडेंसी भी आ गई थी मेरे अंदर कि यार जब ऐसा ही रहेगा तो मतलब क्या है। लेकिन उसके बाद मैंने एक होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया था, जिससे मेरे सलाइवरी ग्लैंड वापस से काम करने लग गए थे। और उसके बाद मेरी, मतलब आज 80% रिकवरी हो चुकी है मेरी सलाइवरी ग्लैंड्स की। लेकिन वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट से नहीं है, वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से हुई है, और मेरी एक्सरसाइज करने की हैबिट से हुई। पूरी साल, पूरी बॉडी में अगर आपका कोई भी ऑर्गन डैमेज है, अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लग जाए उस जगह पे, तो वो एक्टिव हो जाता है एक टाइम के बाद। लंबा प्रोसेस है, बट इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। ये जर्नी है सो मैम। जी, सो आपने अपनी जर्नी के बारे में भी बताया, बट कैंसर जो है वो कई बार, बिकॉज इट्स अ वेरी शॉकिंग न्यूज, सो जो पेशेंट होता है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है, और फैमिली के लिए भी। तो आपके फैमिली और आपने न्यूज से कैसे डील किया और पॉजिटिविटी कैसे रखी पूरे टाइम? मैम एक्चुअल में क्या है, मेरे फादर और मेरी वाइफ, उन्होंने कभी भी मेरे को सिंपैथी नहीं दिखाई। वो हमेशा मेरे को, मतलब डांटना करना और ये सब कुछ करते रहते थे, जैसे हमेशा करते हैं। तो मतलब मेरे को, जब मेरी रेडिएशन ट्रीटमेंट हुआ, मेरे को 2 साल लगे रिकवर होने में, लेकिन मैंने ऑफिस अपना 3 मंथ्स के बाद ही ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि वो मेरे को फोर्स करते थे कि ऑफिस जाओ, ऑफिस जाओ, ऑफिस जाओ, खुद का बिजनेस है, ऐसे कैसे चलेगा, ऑफिस जाओ, ऑफिस जाओ। तब मेरे को गुस्सा भी आता था, यार मेरी तो इतनी तबीयत खराब हो रही है और ये मेरे को ऑफिस भेज रहे हैं। लेकिन मेरी वाइफ बहुत स्ट्रांग है। वो बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक, जो होता है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी जो होती है, उस पर बहुत ज्यादा बिलीव करती है। तो वो बहुत स्ट्रांग थी शुरू से कि कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। वो हमेशा से पॉजिटिव थी, वो भी पॉजिटिविटी देती थी मेरे को। उसी की वजह से ही मैं खड़ा हुआ हूँ वापस। नहीं तो आ, मेरा तो, मतलब मैं हो नहीं पाता वापस। उसी ने मेरे को हिम्मत दी, उसी ने मेरे मेरे फादर, क्योंकि मेरे 2012 में मदर की डेथ हुई थी कैंसर से। तो मैंने जब पहली बार जब अपना ट्रीटमेंट करवाया था मुंबई जाके, तो मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरे को कैंसर है। क्योंकि मेरे को सेकंड बेबी होने वाला था मेरा, मेरी 6 मई 2015 को मेरा ऑपरेशन हुआ था, और 4 मई 2015 को मेरे सेकंड बच्चा हुआ था।
तो मेरी वाइफ अपने वहाँ पे गई हुई थी घर पे, तो मैंने उनको भी नहीं बताया, मेरे फादर को मैंने इसलिए नहीं बताया कि वो अभी मम्मी वाले सदमे से ही बाहर नहीं निकले थे, और 2-3 साल के अंदर ही फिर इसलिए मैंने मैम किसी को नहीं बताया, मैं अकेला गया, मेरे साथ मेरा फ्रेंड था, और वहाँ मैंने डॉक्टर को दिखाया। तो पहले तो उनको बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि वो फिजिक और वो सब कुछ देख के उन्होंने उन्होंने सोचा तो मेरा फ्रेंड है, वो बीमार है। तो लेकिन फिर मैंने बताया मैं पेशेंट हूँ, तो उन्होंने बहुत मतलब जो डॉक्टर सुल्तान प्रधान है, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। तो मैं थोड़ा सा वो हो गया, That's कंफ्यूज हो गया। That's okay. So मैं बस वही जानना चाह रही थी कि बिकॉज केयर गिवर जो होते हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो सबसे बड़ा सपोर्ट होते हैं इस पूरी जर्नी से गुजरने के लिए। और जैसा कि आपने बताया, आपकी वाइफ ने आपको बहुत पॉजिटिविटी दी, जिससे कि आप इससे बाहर आ सके। सो लास्टली आप बीइंग अ कैंसर सर्वाइवर, बाकी कैंसर पेशेंट्स को क्या मैसेज देंगे कि उन्हें कैसे इस जर्नी से डील करना चाहिए? मेरा मैम जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी इस जर्नी में, वो ये किया है कि आपको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, आपको योगासन करने चाहिए, आपको प्राणायाम करना चाहिए, आपको बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए। अगर आप करते हैं तो आप इंटरेस्टेड हैं, तो जैसे मैं आज अपनी 12th क्लास से ये चीज कर रहा हूँ, तो मेरी हैबिट में है वो। अगर मैं नहीं करता तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मेरा सबको यही कहना है कि आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखो, आप इतनी एक्सरसाइज करो कि आपकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ, इतना स्टेमिना आ जाए कि वो अपने आप को खुद ही हील कर। उससे बड़ा कोई वो नहीं है, एक्सरसाइज से बड़ा कोई भी उसका वो नहीं है, कोई मेडिकेशन नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं। और मदर नेचर के ऊपर बिलीव करो। मदर नेचर से जो काफी चीजें हैं ऐसी जो इस चीज को रोकती है, जैसे आजकल ये प्रमोशन हो जाएगा, खैर इसलिए नहीं बताना चाहूंगा मैं आपको। बहुत सारी चीजें ऐसी नेचर के अंदर जो आपको इन चीजों को रोकती है। जैसे आप गिलोय है, आंवला है, आजकल कैनाबिस है। कैनाबिस के बारे में नहीं बोलूंगा मैं ज्यादा, बट इट्स अ मेडिकल मिरेकल ट्रीटमेंट। कैनबिस। हाँ, मेडिकल कैनाबिस जो है इंडिया में बैन है, इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ। यूनाइटेड स्टेट में 18 स्टेट्स के अंदर अलाउड है, लीगल है वहाँ पे लोग इसको अडॉप्ट करते हैं। इससे ट्रीटमेंट है बहुत सारे इसके। तो आपको एक तो नेचुरल होना पड़ेगा, मतलब कि अपने आप को नेचर के साथ मिलाना पड़ेगा, नेचर के साथ मिक्स करना पड़ेगा। जो भी आप खा रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, वो कुछ भी टेम्परिंग, जो ह्यूमन टेम्परिंग होती है, जो जो इंसान जो चीज को बनाने के लिए टेम्पर करता है, वो चीज खराब हो जाती है, वो पॉइजन है। चाहे वो पैक्ड फूड हो या किसी भी तरह का प्रोसेस्ड फूड हो, इट इज पॉइजन। आप जैसा नेचर से आ रहा है आप वैसा लो उसको। आप फ्रूट्स खाओ, आप वेजिटेबल्स लो, मतलब मैक्सिमम जो चीजें हैं जो आपकी नेचर से आपको मिल सकती हैं, उनको यूज करो। आप इसको कट शॉर्ट कर दो। जो भी जो जो ह्यूमन बनाता है ना, जो इंसान बनाता है, उसको खत्म कर देना चाहिए। उससे उससे ट्रीटमेंट नहीं होता कभी भी, उससे हीलिंग नहीं होती उस फ्रूट से कभी। फिर फ्रूट्स के अंदर भी आजकल केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं, तो ज्यादातर कोशिश यही करनी चाहिए कि ऐसी जगह से उसको परचेज करो जहाँ पे इस चीज का नहीं है। देखो ऑर्गेनिक फ्रूट्स का बहुत है, तो ऑर्गेनिक के नाम पे लोग बहुत पैसा भी लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अच्छा प्रोवाइड करते हैं, सस्ते के अंदर अच्छे फ्रूट्स वगैरह ऑर्गेनिक प्रोवाइड करते हैं। हर शहर के अंदर होते हैं ऐसे लोग, तो वो हमको लेना चाहिए। जैसे मेरी अगर मैं आपको डाइट बताऊं, तो मेरी मॉर्निंग के अंदर मैं टिल 12 नून तक मैं सिर्फ फ्रूट्स खाता हूँ, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, और नट्स, जो भी ड्राई फ्रूट है वो खाता हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपना नॉर्मल जो ब्रेक वो लंच होता है, उसमें मैं नॉर्मली सैलेड लेता हूँ और नॉर्मल खाना लेता हूँ। और उसके बाद फिर मैं शाम को नारियल पानी या ऐसा कुछ स्नैक्स लेता हूँ। और फिर रात को फिर वही सिंपल नॉर्मल सैलेड और खाना खाता हूँ। तो जितना आप मैक्सिमम अपने आप को नेचर के नजदीक रखोगे, ये आपको हील कर देगी।
मतलब ऐसी कोई चीज मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई चीज है इस दुनिया के अंदर जो ठीक नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हर चीज का इलाज है, हर चीज का ट्रीटमेंट है, वो हमारी बॉडी के अंदर ही है, बाहर नहीं है, बॉडी में। आप अपनी बॉडी को इतनी स्ट्रेंथ दे दो, इतना वो दे दो। हालांकि शुरू में मुश्किल होता है क्योंकि सब लोग एलोपैथी ट्रीटमेंट की तरफ ही जाते हैं। भाई आदमी में इतना डर हो जाता है उस चीज का कि इमीडिएट तो मेरे को, तो वो ठीक है, जाना भी चाहिए। उसको आप पूरी तरह से एलोपैथी को साइडलाइन नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर से अच्छी तरह डिस्कशन करना चाहिए, पूरी चीजें समझनी चाहिए उससे, जो इंडिया में नहीं बताते हैं डॉक्टर। आप ये यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में बात करोगे, मेरी सिस्टर्स रहती हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे वो पूरी तरह से आपको समझाते हैं क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। आप उस ट्रीटमेंट ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो, पर इंडिया में वो नहीं है। इंडिया के अंदर तो आप आए तो उनको लगा कि ये मुर्गा है, काट दो इसको। उनको नहीं मतलब कि आपको क्या सफर करना पड़ेगा इस चीज। ये तो वही समझ सकता है मैम जो जिसके ऊपर ये चीज बीती हुई है। आज मैं हूँ, मैं बहुत लोगों से कनेक्टेड हूँ, जिन जो कैंसर से लड़ रहे हैं या कैंसर से हुए हैं। क्योंकि मेरा यूट्यूब पे वीडियो मैंने एक बार डाला था 2015 में, जब मैं 16 में, जब मैं बहुत ज्यादा परेशान था ड्राई माउथ से, तो मैंने भी ये डाला था कि भाई मेरे को कोई ट्रीटमेंट बताओ इसका। उस वीडियो को देख के आज तक मेरे पास फोन आते हैं, मैं ऐसे ऐसे लोगों से जुड़ा हूँ, मैंने हेल्प भी की लोगों की जिनको मैं जानता नहीं हूँ, जिनसे फोन पे बात हुई है। मैं जयपुर रहता हूँ, हैदराबाद में, नासिक में, पुणे में, मुंबई में, पंजाब में, दिल्ली में, यहाँ यहाँ से मेरे पास कॉल्स आते हैं उस वीडियो को देख के। और कई लोगों के साथ मेरी ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है, ऐसी दोस्ती हो जाती है कि हम लोग बात करते हैं। तो उनको मैं जो जर्नी मेरी रही है उसके हिसाब से उनको मैं बताता हूँ कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे। तो क्योंकि मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, मेरे को डॉक्टर ने भी नहीं बताया था कि क्या सर्कमस्टेंसेस है, कितनी जरूरत है। और आप अगर अलग कंट्री में जाओगे, मान लो आप जापान में जाओगे, जापान में रेडिएशन ट्रीटमेंट एक अलग लेवल पे है, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं आते। जापान के अंदर ऐसी मशीन है जिससे साइड इफेक्ट्स नहीं होते, और सिर्फ ट्यूमर को ही टारगेट करता है। लेकिन वो नहीं बताया मेरे को डॉक्टर ने। वो अगर मेरे को बताता डॉक्टर तो मैं वो ट्रीटमेंट लेता वहां जाके, और मैं मतलब शायद मैं, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी हैम्पर नहीं होती जितनी आज। मतलब यही है मैम, डू एक्सरसाइज और नेचर से जो मिले वो ले लो, प्योरेस्ट फॉर्म में। कोई हैम्परिंग नहीं, कोई प्रोसेसिंग नहीं, कुछ नहीं। जैसा नेचर दे रहा है वैसा उसको ले लो, फिर आपको कोई बीमारी नहीं छू सकती। आपकी बॉडी इतनी हो जाती है क्योंकि हमारी बॉडी इन्हीं चीजों से बनी है। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूंगा तो उसके अंदर तो इन्हीं चीजों से बनी है। और फिर क्या है कि इसका जो डर है कैंसर का, अब मरना तो सबको ही है, कोई भी ऐसा तो लेके नहीं आया कि कोई अमर हो जाएगा, है ना। अभी कोरोना से वो लोग गए हैं जिनके एक्सपेक्टेशन ही नहीं की होगी लोगों ने, ऐसे ऐसे लोग गए हैं। तो वो तो जो होना है वो तो हो गई, पर अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट शॉट दो, अपना फुल, अपनी फैमिली के साथ और अपने आप को मतलब इतना लगा दो ऐसे ऐसे कामों के अंदर कि आपको दूसरे का दूसरे का दर्द देख के आपको, आप इमोशनल होने चाहिए। अगर आपके अंदर दूसरे का दर्द देख के कोई फीलिंग ही नहीं आती तो फिर आप इंसान नहीं है। और ये चीज इंडिया में हमारे डॉक्टर्स को तो समझनी पड़ेगी, क्योंकि आपको लोग भगवान बोलते हैं लेकिन आप भगवान हो नहीं एक्चुअल में, क्योंकि आपको है ना 1% भी नहीं पता कि आपकी ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है। मतलब ये आप अपने रिकॉर्डिंग सिस्टम में डालो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एडिट करो तो आपकी मर्जी है। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपको बता रहा हूँ, मेरा और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का जिनसे मैं बात करता हूँ। अगर डॉक्टर्स के अंदर इंसानियत नहीं है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वो लोग इंसान को इंसान नहीं समझते, वो उसे मशीन समझते हैं। और मैं मानता हूँ कि डॉक्टर से अच्छा मैकेनिक होता है, जो गाड़ी को ठोक पींच के एकदम चालू तो कर देता है, और ये खराब कर देते हैं, इसको स्टार्ट नहीं कर पाते। हम नहीं है हमारे यहाँ पे इंडिया में इतना। कभी जितने भी बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, सब बाहर जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए। इवन जो खुद डॉक्टर्स हैं, जो खुद ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनकी फैमिली में किसी को होता है तो वो भी बाहर लेकर जाते हैं।
वो भी इंडिया में नहीं करवाते ट्रीटमेंट। उसके पीछे रीजन है, हम यहाँ पे आफ्टर लाइफ पे ध्यान नहीं देते। वो आपको वो बोलते हैं ना वॉकिंग डेड, आप एक वॉकिंग डेड हो जाते हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जिंदगी ऐसे निकल जाती है जैसे आप एक मुर्दा आदमी चल रहा है। ये मैंने वापस से गेन किया, वापस से मैं 90 kg हुआ हूँ, वापस से मैंने एक्सरसाइज करके और वो किया, लेकिन इसके साथ मेरे को बहुत सारी अदर डिजीजेस भी मिली है। थायराइड, मैं सोच नहीं सकता था कि मेरे को थायराइड होगा कभी, मेरे को रेडिएशन के बाद थायराइड हो गया। डायबिटीज के बारे में नहीं सोच सकता था मेरे को डायबिटीज होगी इतनी एक्सरसाइज करने वाले आदमी को। कीमोथेरेपी के डैमेज से मेरे को डायबिटीज हो गई, पेनक्रियास डैमेज हो गया मेरा। तो लेकिन अभी भी मैं करता रहता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ और बिना मेडिकेशन के सब कुछ मेंटेन रखता हूँ। तो मेरा मानना ये है कि जितना आप नेचर के क्लोज रहोगे उतना आप अच्छे रहोगे। That's true. So, thank you so much, Rahul ji, for sharing your journey. आपने बहुत डिटेल में अच्छे से बताया कि क्या क्या करना सही रहता है, स्पेशली फिटनेस की इम्पोर्टेंस क्या है। एंड मैं एग्री भी करती हूँ कि खुद का हेल्थ पे ध्यान देना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और वही आपको हील कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर थैंक यू, ज्वाइनिंग टुडे एंड शेयरिंग योर जर्नी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय। बाय।